अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी प्रोफेसर राजेंद्र प्रताप गुप्ता जी का, जो ओपनिंग रिमार्क्स देने एंड ड्राफ्ट कल्चर पॉलिसी के बारे में हमें विस्तार से बताएंगे। ड्राफ्ट कल्चर पॉलिसी ऑफ इंडिया के आइडिएशन में और लिखने में प्रोफेसर गुप्ता का एक अहम योगदान है। धन्यवाद आशिमा, और सबको नमस्कार। मुझे मालूम है जब ऐसे जटिल विषय पे चर्चा होती है, कभी भी अपनी स्थितियाँ मतलब अनुकूल नहीं रहती, प्रतिकूल रहती है। आप गर्मी देख लीजिए, आज वर्किंग डे है, वर्किंग आवर्स हैं, कोविड का संकट मंडरा रहा है, इसमें भी आप लोग ने समय निकाला और हमारे बीच आए, ये एक सराहनीय चीज़, और आप इसी विषय के बारे में बड़े पैशनेट हैं। इससे पहले मैं कल्चर पॉलिसी पे आऊँ, मैं ये बताना चाहता हूँ फाउंडेशन के बारे में। ये फाउंडेशन जब स्थापित हुआ तो हम लोग का उद्देश्य क्या था। जैसे आशिमा जी ने बताया कि हम लोग चाहते हैं कि विश्व स्तरीय फाउंडेशन भारत से हो। वो कैसे होगा भारत से? वो तभी हो सकता है जब हम लोग विश्व स्तरीय काम करें। तो हम लोग के जो प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे शायद स्टैंडीज़ पे उनका बारकोड होगा, अगर आप डाउनलोड करके देखें, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कभी अतीत में था तो इन पे काम हुआ ना, तो कभी ऐसे सोचेगा कि किया जाए। हम लोग का ये है कि हम लोग किसी को ये कोसते हैं कि इसने ये नहीं किया, इसको ये करना चाहिए था। हम लोग इस चीज़ में विश्वास करते हैं कि क्या हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। हम लोग का ये ध्येय रहता है, चलो इसको कर देते हैं। ऐसा बड़ा उद्देश्य जब लेके चलते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको आराम से पालें, इसमें बहुत से लोगों का सहयोग चाहिए होता है। और क्योंकि ये फाउंडेशन है तो मैं ये मतलब पूर्ण नहीं होगा अगर मैं कुछ लोग का नाम यहाँ ना लूँ। हमारे को इस फाउंडेशन बनाने में और इसे चलाने में बहुत लोग ने सहयोग किया है, लेकिन कुछ नाम जो सबसे आगे आते हैं उसमें हमारे माननीय सुधांशु भाई साहब बैठे हुए हैं। इनका योगदान है कि ये मंच पे आने से कभी भी उसको आग्रह को स्वीकार नहीं करेंगे, मुकतती भी नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं और हमको कभी भी उन्होंने किसी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी, तभी हम शायद ऐसा काम कर पाए। हमारे बीच पुरुषोत्तम भाई साहब हैं और अनेक लोग हैं जिन्होंने इसमें योगदान दिया है। सबका नाम लूँगा तो शायद मेरा समय ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरी टीम जो है वो एक बहुत बड़ा इसके लिए ट्रस्टीज़ के मतलब उसके अलग से उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। आशिमा जिनको आप सुन रहे थे यहाँ पे, जो कोऑर्डिनेट कर रही हैं, डॉक्टर मनप्रीत, कौमुदी, स्मृति, प्रिया, शिखर, मनोज, ललित, ये सब हमारी टीम है जो इस छोटी सी टीम ऐसे वर्ल्ड क्लास काम कर रही है। तो सबसे पहला तो ये फाउंडेशन का। अब अगली बात होती है कि पॉलिसीज़ क्यों। मेरे दोस्त पूछते हैं ब्यूरोक्रेसी में पॉलिसीज़ पे आप इतना ध्यान क्यों देते हैं और आप इंस्टीट्यूशंस क्यों बनाने की बात करते हैं। पॉलिसीज़ में जब भी मैं पॉलिसीज़ लिखता हूँ तो इंस्टीट्यूशंस की बात करता हूँ, तो ये क्योंकि पब्लिक फोरम है, उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही, तो मैं वो स्पष्ट कर देना चाहता हूँ पॉलिसीज़ की बात क्यों करता हूँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि अगर मैं अधिकारी हूँ किसी मिनिस्ट्री का, तो मेरा क्या रहेगा थे कि मैं जैसे चाहूँ वैसे चलाना चाहूँगा, उसके लिए पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे अधिकारी दोस्त हमेशा कहते हैं पॉलिसी पे ज़्यादा मत ध्यान दिया करो, और मैं कहता हूँ मैं पॉलिसी पे ध्यान देता हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इंस्टीट्यूशंस क्यों इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी एक डायरेक्शन देती है, इंस्टीट्यूशन इंप्लीमेंट करते हैं। मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ। परसों मेरे एक मित्र हैं प्रणव देसाई, अमेरिका में सैप के बड़े अधिकारी हैं, पूरा अमेरिका का वो देखते हैं। उनका कॉल आया था, बोलते राजेंद्र जी आपने दिव्यांगों के लिए लिख दिया, उसके कारण 70 मिलियन दिव्यांगों की लाइफ बदल गई, तो आपने बहुत बड़ा काम किया। मैंने कहा नहीं, एक नीतिकार होने के कारण मेरा लक्ष्य ये गोल होता है कि देश के लिए जो भी जरूरी हो लिखना चाहिए। तो मैंने लिखा था वी विल इनैक्ट अ राइट टू पीपल विद डिसेबिलिटीज बिल, वो हुआ। हमारे बीच नरेश शिरोई जी बैठे हुए हैं, बड़े किसान नेता हैं और कृषि और आर्थिक विषयों पे काफ़ी चिंतन करते हैं। 2014 में इनसे चर्चा हो रही थी तो हम बोले कि किसान चैनल होना चाहिए, इनका आइडिया था। अब आप सोचिए कि कृषि प्रधान देश में पिछले 60 सालों से 65 सालों से कोई कृषि चैनल नहीं था। उसको लिखा गया और इस सरकार की खासियत है कि वो जो कहती है कर देती है। तो कृषि चैनल आया, इनको प्रभार दिया गया, इन्होंने रिकॉर्ड समय में कृषि चैनल को लाइव कर दिया। एक और उदाहरण देता हूँ, क्योंकि हमारे पास एडिशनल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भी बैठे हुए हैं, अभिजीत जी। तो स्वास्थ्य के बारे में जब मैं लिख रहा था तो मैंने लिखा अगर देश को विकसित बनाना है तो स्वास्थ्य और शिक्षा की नीति तो आनी चाहिए। शिक्षा के इसलिए क्योंकि 66 के बाद शिक्षा नीति पर काम नहीं हुआ था।
कोठारी कमीशन के बाद शिक्षा नीति नहीं आई, जो 95 में थोड़े संशोधन हुए उसमें, शिक्षा नीति नहीं आई थी पूर्ण। तो शिक्षा नीति आई 2020 में, उसमें बहुत से आर्टिफिशियल बैरियर्स रिमूव किए गए। स्वास्थ्य नीति आई, अब ये था कि हमारे पास मंत्रालय, हमारे पास बहुत से संस्थान है उसमें। फिर नेशनल ई हेल्थ अथॉरिटी के लिए मैंने उसमें चर्चा की, हम लोगों को बनानी होगी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बन गई। आज आप ये देख सकते हैं कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कैसा काम कर रही है। हमारे बीच कुलदीप जी बैठे हुए हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है ऐसे आयोजनों में और सरकार में भी। उनको ही मालूम है जब ये सब पॉलिसीज़ लिखी जाती हैं तो उनका क्या परिणाम होता है। तो मैं इस बारे में बहुत विश्वास करता हूँ कि एक तो नीति हो और इंस्टीट्यूशन उसमें रिकमेंड हो, क्योंकि इंस्टीट्यूशन से एक फ़ायदा होता है, ब्यूरोक्रेट आएगा जाएगा, पॉलिसी आपको डायरेक्शन देगी, इंस्टीट्यूशन आपको मैंडेट देगा, आपको उसी के कंटिन्यूटी में काम करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन ही एनेबल कर देता है। इसलिए इन दो चीज़ों को करता है और इसलिए कल्चर पॉलिसी का भी एक इनिशिएटिव है कि पॉलिसी देश में होनी जरूरी है। अब लोग कहेंगे साहब हम तो बात कर रहे हैं विकसित भारत की, हम कह रहे हैं 5 ट्रिलियन की, और आप कहाँ पीछे ले जा रहे हो कल्चर पॉलिसी के लिए, ज़रूरत क्या है कल्चर की बात करने की। और दूसरा ये भी पहलू है, हज़ारों साल से देश चल रहा है, कल्चर तो बहुत पुराना हमारा, कल्चर पॉलिसी की क्या ज़रूरत है। क्योंकि देश में जो नैरेटिव सेट होता है वो 2 लोगों से होता है, क्रिटिक्स और एक्टिविस्ट, यही नैरेटिव सेट करते हैं। तो फिर पॉलिसी की ज़रूरत क्या है, वो तो कोई भी जिला वो शूट कर देंगे। तो बात सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आज की डिबेट नहीं है। अगर हम 70-75 साल बाद बोल रहे हैं कल्चर पॉलिसी, हम लोग ने एक ड्राफ्ट बनाई है फाउंडेशन ने, उस पर डिबेट होनी चाहिए। तो पहले क्या इस पर चर्चा नहीं हुई? हमारे भाई दिलीप सिंह बैठे हुए हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी काम किया है। और जो कल्चर पॉलिसी आप देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 दिसंबर 1948 को के टी शाह ने कहा था, नॉट ओनली वी शुड हैव राइट टू कंजर्व कल्चर, वी शुड हैव राइट टू डेवलप कल्चर। महात्मा गांधी कहते थे, ही ऑलवेज लेमेंटेड दैट वी हैव लॉस्ट आवर वे टू लिव आवर ओन कल्चर। और जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था देयर आर 2 कल्चर्स, culture of a nation, culture of the people, and he always said that we are out of sync of time if you have not looked at culture. आप तो बोलेंगे ये सब बड़े सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, ये सब तो इंडियन नैरेटिव है, इसमें क्या कल्चर का डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं। हकीकत ये नहीं है। आप यूनेस्को का आर्टिकल 13 देखें तो वो कहता है नो डेवलपमेंट इज सस्टेनेबल विदाउट कल्चर। अगर इन सबको भी देख लें, बोलेंगे ये तो सिर्फ सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, ओपिनियंस हैं, ओपिनियन के बेसिस पे कल्चर पॉलिसी कैसे बना सकते हैं। सही बात है, लेकिन आंकड़े भी हैं। और मैं तो अगर भगवान के पास सबसे ज़्यादा किसी पर विश्वास करता हूँ तो डेटा पे विश्वास करता हूँ। और डेटा क्या कहता है उसको अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जो हमारा अपना डेटा है भारत का, उसके अनुसार जो हमारा एक मैपिंग डॉक्यूमेंट बना था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, मैपिंग डॉक्यूमेंट नहीं, उसका एक बैकग्राउंड नोट बना था। उसने उसमें लिखा था 45 से 48% रोजगार कल्चर इंडस्ट्री क्रिएट करती है इंडिया में। अगर आप उसके भी पीछे चले आएँ तो मैंने एक 2018 में बुक लिखी थी, योर वोट इज़ नॉट इनफ। उस वक्त जो मेरा आंकलन था कि वर्ल्ड की टोटल इकोनॉमी कल्चर की $4.3 ट्रिलियन की थी। जो सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन होता है 15 से 29 साल की उम्र के लिए, वो कल्चर करता है। और अगर आप पर्यटन पे आ जाएँ, 38% पर्यटक सिर्फ कल्चर के कारण आते हैं। मतलब 10 में से 4 लोग तो कल्चर के कारण पर्यटन पे आते हैं। इन सब को देख लें तो भारतीय आंकड़े हैं। एक और आंकड़ा इसमें आपको बता दूं, उस वक्त का है, उसके बाद शायद नंबर बढ़े होंगे। कुंभ मेला हुआ था, मैंने पूरा उसको स्टडी किया था, करीब 4200 करोड़ हमने खर्च करे, 1.25 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ और 6 लाख जॉब्स क्रिएट हुई। आप भी बोलेंगे सब भारतीय आंकड़े हैं सर, हम इनमें कितना विश्वास करें। ये भी एक नैरेटिव ही होगा, फैक्ट क्या है, क्योंकि डेटा पे भी क्वेश्चंस उठते हैं कई बार। तो मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े दे देता हूँ। कल्चर पॉलिसी का आपके पास डॉक्यूमेंट है, उसको आप पढ़ेंगे, उसमें आपको मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल्स और नेटिव्स, उनके प्रोडक्ट्स का टर्नओवर 130 मिलियन है और 30 मिलियन इंडिजिनस लोगों को जाता है। आप सोचिए $30 मिलियन उनकी इकनॉमी को कितना आगे बढ़ाता होगा। और अगर आप अफ्रीका को देखें तो वहाँ पे खोमानी सान ट्राइब जो हैं, वो लोग गवर्नमेंट डोल आउट्स पे डिपेंडेंट थे, जैसे आज हमारे देश में भी है। सिर्फ इस इंडिजिनस आर्ट और हेरिटेज पे फोकस करके दे अर्न $600 पर ईयर। ये एक फैक्ट है। मतलब आंकड़ों पे अगर आप जाएंगे तो इस तरह का है। उसके बाद आज हम लोग की एक संस्कृति है कि हमारे यहाँ जो भी आते हैं
उनको हम सम्मानित करते हैं, उनको हम अपनी ओर से एक भेंट देते हैं। तो आज जो हम भेंट देंगे लोगों को वो मधुबनी पेंटिंग्स हैं। और जब मेरी टीम लेने गई इसको दिल्ली हाट में, तो मैंने कहा आप उन पेंटिंग्स पे जिसने पेंटिंग बनाई है और जिस साल में बनाई है वो लिखवा लेना। आप लोग देखेंगे कुछ पेंटिंग्स 2020 की हैं। आप वो सोचिए जिस पेंटर ने अपना ब्लड, कलर तो बात की बात है, अपना ब्लड लगा के वो पेंटिंग बनाई होगी। आसान नहीं है पेंटिंग करना। 2 साल नहीं बिकी, कोविड था, कुछ भी था, उसकी जीविका तो उसी में चलती है ना। जब हमने खरीदी, आज हम ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली में कर रहे हैं और हम इकॉनमी मधुबनी की बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे लोग जो ऐसे आर्टिस्ट को हमारे मंच तक ला सकते हैं, अगर ये पॉलिसी में नहीं तो या तो सोचिए क्या होता अगर भारत में होने वाली हर कॉन्फ्रेंस ट्रेडिशनल आर्ट और हेरिटेज की चीज़ें दे, ना कि गुलदस्ते दे, तो हम कहाँ की इकॉनमी बढ़ा सकते हैं। पॉलिसी स्टेटमेंट में होना चाहिए। उसके बाद अगर आप ये इन सब चीज़ों को देखते हैं तो एक चीज़ और भी सामने आती है कि कल्चर पॉलिसी अगर इतनी जॉब्स क्रिएट करती है और इकनॉमी बूस्ट करती है, तो कल्चर पॉलिसी एक्चुअल तो एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक पॉलिसी हुई ना, फिर हमारे देश में आज तक क्यों नहीं बनी। अब उसके आगे जाइए कि विकसित राष्ट्र क्या करते हैं। हम लोग बोलते हैं भाई हर चीज़ का मापदंड है अमेरिका, हर चीज़ का मापदंड है कनाडा, जापान, बड़े बड़े कंट्री से हम लोग बात करते हैं। तो अमेरिका का आपको आंकड़ा बता दूं, सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है और सबसे बड़ा योगदान उसमें कल्चर इंडस्ट्री का है। आप पढ़ लो, डेटा यूनेस्को का, मेरा नहीं है, कि अमेरिकन इकनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कल्चर इंडस्ट्रीज़ का है। अगर वो इससे विकसित हो सकते हैं तो हमको क्या रुकता है, ये हमको इस पर विचार करना चाहिए। उसके अगर आप देख लें आगे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल्स और ट्रेडिशनल आर्ट्स के लिए एक्ट हैं। जापान का तो एक एक्ट है बेसिक, जिसमें वो कहते हैं वी शुड एम्फसाइज द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर इनसाइड एंड आउटसाइड जापान। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है अभी, हम लोग आज उसकी चर्चा कर रहे हैं। और अगर आप कुछ एक्ट्स को देखेंगे, एक इंडियन आर्ट और क्राफ्ट एक्ट 1990 का, उसको आप खोजेंगे तो भारत में मिलेगा नहीं, क्योंकि भारत का एक्ट ही नहीं है वो। आप हैरान हो जाएंगे, वो अमेरिका का एक्ट है। अमेरिकन अपने नेटिव अमेरिकन्स को और उनके आर्ट फॉर्म्स को सेव करने उन्होंने एक्ट लाया था। हमारा ये एक्ट नहीं है। हमारी लगभग 10 से 12% पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है। बाकी हम बात करें तो बहुत बड़ा एक तबका है। 2 शहर का नाम लूँगा, एक आरहुस है डेनमार्क में और एक मिसिसॉगा है कनाडा में। शहर हैं ये, इन शहर की भी अपनी कल्चर पॉलिसी है। और हमारे जैसा बड़ा देश जिसकी हम बात करते हैं कि 8-10 हज़ार साल पुराना सिविलाइजेशन, हमारी कल्चर पॉलिसी नहीं है। अब उसके आगे देखिए कि भाई हम बात कर रहे हैं कल्चर की, इकनॉमी की हमने बात करी, तो बाकी क्या व्यवस्थाएं हैं जो सोचना चाहिए, उसको चिंतन करना ज़्यादा ज़रूरी है। यूनेस्को के जो हेरिटेज साइट लिस्ट है उसमें 1154 साइट्स है जो टैग्ड साइट है। उसमें सबसे आगे नंबर पे इटली है 58, उसके बाद आता है चाइना 56, जर्मनी 51, पेरिस स्पेन 49, इंडिया 6ठे नंबर पे आता है। 40 थी, शायद 2 और ऐड हो गई होंगी अपनी पॉलिसी आने के बाद, 42 हो गई होंगी। जबकि हमारे पास 5 लाख हेरिटेज साइट्स। अगर हमारे पास कल्चर पॉलिसी होती तो हम एक कंसर्टेड एफर्ट बनाए होते और भारत शायद नंबर 1 होता। पॉलिसी नहीं होने के कारण यही स्थिति होती है, हम 6ठे नंबर पे हैं, जबकि 5 लाख हेरिटेज साइट्स हैं हमारे पास। ये स्थिति है। अब दूसरा देख लीजिए, नॉर्मली क्या होता है, आजकल सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की बात होती है। अगर भारत के कल्चरल एसेट्स को देखें तो सबसे ज़्यादा टूल तो हमारे पास है। आप शुरू करें, आज हमारे पास जितने भी लोग बैठे हैं आपसे बताएंगे, आयुर्वेदा, योगा, क्यूजीन, म्यूज़िक, लैंग्वेज, आईटी, इससे ज़्यादा बुके किसी देश के पास है कल्चर पावर डिप्लोमेसी के लिए। यूएन में 6 लैंग्वेजेस हैं, अरेबिक से लेकर स्पेनिश तक, फ्रेंच। भारत की लैंग्वेज नहीं है कोई। ये सब क्यों है, इसके ऊपर आप विचार करिए, क्योंकि हमारी पॉलिसी नहीं है। आपकी जब पॉलिसी होती है तो आप इन सब चीज़ों को करते हैं, जब नहीं होती है तो फिर हम एडहॉक बेसिस पे, चलो आज ये कर देंगे, कल वो कर देंगे। हम लोग राष्ट्रपति भवन गए थे, हम लोग ने ऐसी चीज़ देखी जो हमने पॉलिसी में लिखा हम लोग करना चाहिए, हम देख के हैरान तो उन्होंने इंप्लीमेंट कर रखा है, लेकिन वो राष्ट्रपति भवन में उसका प्रचार नहीं हुआ, वो VR यूज़ करते हैं। तो हमने बुलाया, मैडम आप बोलिए कि आपने क्या इनोवेशन किया वहाँ पे, देखें देश में लोग और भी लोग अडॉप्ट करें। तो कल्चर पॉलिसी का डिसेमिनेशन भी ज़रूरी है। हम लोग ने इस पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है उसमें आप वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन का एक कल्चर का मॉडल देखेंगे, वो टेंजिबल, इनटेंजिबल। भारत शायद अकेला ऐसा देश है
जहाँ पर्सनैलिटीज़ भी हमारी कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव है। आप चाहे डॉक्टर कलाम को ले लें, चाहे बुद्धा को ले लें, चाहे अशोका को ले लें, चाहे महात्मा गांधी, कल्चरल एसेट्स हैं हमारे। जो हमारे पास एसेट्स हैं वो शायद किसी विश्व में देश के पास नहीं होंगे। और एक और चीज़, अभी विजय भाई आएंगे वो बोलेंगे डायस्पोरा के बारे में। 30 मिलियन डायस्पोरा भारत के पास है। कई देशों की तो जनसंख्या भी इतनी बड़ी नहीं है। अगर इतना सब है तो फिर हम लोग डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, डेवलपमेंट थ्रू कल्चर, और कल्चर और डेवलपमेंट में हमें क्या रोकता है? एक्चुअली तो वर्ल्ड का कल्चर कैपिटल भारत को होना चाहिए। इतना सब होने के बाद भी मैं लास्ट में एक चीज़ पे आपको बस एक आंकड़ा देता हूँ। उस आंकड़े के बाद आप सोचिएगा हमें क्या करना चाहिए। आप इसको देखिए, आप इतिहास में बहुत आगे मत जाइए। लोग कहते हैं ना 5000 साल 8000 साल पुराना, उतना मत जाइए। आप 100 साल पीछे जाके देखिए। जितना दूर हम कल्चर से गए, अपनी संस्कृति से गए, उतना छोटा हमारा राजनीतिक मैप हो गया है, उतना कम हमारा आर्थिक प्रभाव हो गया है। ये बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए भारत का कल्चर एक है, ये डिबेट का भी। अब इतने लोग रूम में हैं तो ये तो हमारे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिबेट करो। और डिबेट करना तो भारत का कल्चर है। हम लोग को डिबेट करना चाहिए कि अब क्या भारत को कल्चर पॉलिसी लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।